गुड मॉर्निंग क्लास 12। पहला अध्याय आपकी किताब समकालीन विश्व राजनीति का शीत युद्ध का दौर से हम पढ़ चुके हैं। इसमें आपने जाना कि किस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध ख़त्म होने के बाद ही जो मित्र राष्ट्र में दो सहयोगी देश थे, अमेरिका और सोवियत संघ, वो वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद ही एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी हो गए। दोनों की तरफ से इस तरीके के कार्य किए गए जिससे एक दूसरे के प्रति उन दोनों को अविश्वास था, और ये युद्ध ख़त्म होने के बाद यही दो देश, अमेरिका और सोवियत संघ, यही दो देश जो हैं वो महाशक्ति के रूप में उभरे। अर्थात इनकी जो आर्थिक शक्ति थी, सैनिक शक्ति थी, उसकी तुलना में अन्य कोई तीसरा देश नहीं था। दुर्भाग्य से ये दोनों देश एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे। इनकी शासन प्रणाली, इनका आर्थिक प्रणाली, हर चीज़ अलग थी, और दोनों ही देशों ने ये प्रयास किया कि अपना प्रभाव ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे देशों पर बढ़ाएं और दूसरी महाशक्ति को कमज़ोर करें। ठीक है, तो दोनों ही देशों में एक तनाव और प्रतिद्वंदिता का माहौल आ गया, और उसी में एक आयाम परमाणु अस्त्र के आविष्कार का हो गया। परमाणु अस्त्र सबसे पहले जापान के दो शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका के द्वारा हमला किया गया, छोड़ा गया, और उसकी जो विनाशकारी क्षमता थी वो दुनिया के सामने प्रकट हुई। और उस हमले के बाद से ही पूरी दुनिया में सारे नेताओं का, सबका यही प्रयास रहा कि परमाणु अस्त्रों का प्रयोग, परमाणु अस्त्रों से युक्त युद्ध दोबारा विश्व में ना होने पाए, इससे बचा जाए, क्योंकि अगर यह परमाणु अस्त्रों से युक्त युद्ध हुआ तो दुनिया में अत्यधिक विनाश होगा। ठीक है, तो इसी जद्दोजहद में, इसी भूमिका में कि दो महाशक्तियां हैं, दोनों में प्रतिद्वंदिता है, लेकिन चूंकि दोनों परमाणु शक्ति संपन्न देश थे और यदि उनमें प्रत्यक्ष युद्ध होता तो दोनों ही देशों का अभूतपूर्व विनाश होता। इसलिए दोनों ही देश पूरे इस 1945 से 1991 के समय तक प्रत्यक्ष युद्ध से, आमने सामने के सैनिक युद्ध से, हथियारों के युद्ध से बचे रहे। लेकिन इन्होंने अपनी प्रतिस्पर्धा जारी रखी। उसका परिणाम ये रहा कि विश्व दो गुटों में बट गया। जो विश्व के कई सारे छोटे देश थे वो अपने अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार या अपने अपने लोभ के अनुसार, कभी आर्थिक मदद, कभी हथियारों की मदद, इन सब कारणों से किसी न किसी महाशक्ति के साथ जुड़ते गए। सैनिक गुटों का निर्माण हुआ, शस्त्रीकरण बहुत तीव्र गति से हुआ, और छोटे स्तर के युद्ध हमें विश्व के अलग अलग कोनों में, एशिया में, अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में, यूरोप में छोटे स्तर के युद्ध हमें देखने को मिले। सरकारों में अस्थिरता देखने को मिली, क्योंकि प्रत्येक देश की सरकार का ये प्रयास रहता था, महाशक्तियों का, कि वो अपने अकॉर्डिंग, अपने अनुकूल सरकार दूसरे देश में स्थापित करवा दे। इसी में आपने कल गुटनिरपेक्षता भी पढ़ा कि गुटों से अलग रहने का भी एक विचार पनपा, उसे गुटनिरपेक्षता कहा गया। भारत ने भी गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई और किसी भी महाशक्ति के गुटों में शामिल नहीं हुआ। परमाणु निरस्त्रीकरण से संबंधित आपने संधियां भी पढ़ी थीं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। आज हम लोग बच्चों इस चैप्टर का अंतिम पड़ाव, इसकी जो प्रश्नावली है उसे हल करेंगे। पेज नंबर 15 पर आपकी पाठ के अंत में ये प्रश्नावली दी हुई है। इसमें से ज़्यादातर उत्तर आपको लिखाए जा चुके हैं। प्रश्नों को हम समझा दे रहे हैं और इसे आप लोग हल करके हमें स्वयं से दिखाएंगे। पहला क्वेश्चन है, शीत युद्ध ये बहुविकल्पी है। शीत युद्ध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। ये पूछ रहा है कौन सा कथन गलत है, मतलब इन चारों में से 3 सही होंगे और एक ही गलत होगा। पहला है का यह संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और उनके साथी देशों के बीच प्रतिस्पर्धा थी। हाँ थी प्रतिस्पर्धा, सही है ये। दूसरा, यह महाशक्तियों के बीच विचारधाराओं को लेकर युद्ध था, ये भी सही है। एक महाशक्ति साम्यवादी विचारधारा और दूसरी महाशक्ति पूंजीवादी विचारधारा की थी, तो ये भी सही है। तीसरा, शीत युद्ध ने हथियारों की होड़ शुरू की, ये भी सही है। प्रतिस्पर्धा थी, एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ थी, उसमें हथियार भी शामिल थे। चौथा है अमेरिका और सोवियत संघ सीधे युद्ध में शामिल थे, ये गलत है। अमेरिका और सोवियत संघ पूरे शीत युद्ध के दौरान कभी भी सीधे युद्ध में, डायरेक्ट वॉर में कभी भी इन्वॉल्व नहीं हुए। उन्होंने आमने सामने हथियारों का युद्ध नहीं किया। तो शीत युद्ध के बारे में ये चौथा कथन घ गलत है, आप इसी को लिखेंगे। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन गुटनिरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्यों पर प्रकाश नहीं डालता। इसमें भी देखिए नहीं पूछ रहा है, यानी इनमें से 4 में से 3 कथन ऐसे होंगे जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्य हैं और एक ऐसा है जो उसका उद्देश्य नहीं था। तो पहला है उपनिवेशवाद से मुक्त हुए देशों को स्वतंत्र नीति अपनाने में समर्थ बनाना। ये आपको पढ़ाया जा चुका है कि जो लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, एशिया के नए देश जो औपनिवेशिक दासता से स्वतंत्र हुए थे, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का ये उद्देश्य था कि किसी महाशक्ति के चंगुल में न फंसे और अपने देश के हितों के अनुसार अपनी स्वतंत्र नीति अपनाएं। तो का सही है, ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्य था। दूसरा है किसी भी सैन्य संगठन में शामिल होने से इनकार करना, ये भी सही है। जब किसी गुट में शामिल नहीं हो रहे तो उन गुटों के जो सैनिक संगठन बने थे, नाटो, वारसा, सीएटो, सेंटो, उसमें भी कोई गुटनिरपेक्ष देश शामिल नहीं हुआ। तीसरा, वैश्विक मामलों में तटस्थता की नीति अपनाना। तटस्थता आपको बता चुके, तटस्थता युद्ध के समय का कॉन्सेप्ट है कि जब 2 देशों में युद्ध हो रहा हो तो उनमें से किसी का भी पक्ष ना लेना, किसी की भी सहायता ना करना, तटस्थता है। गुटनिरपेक्षता इससे अलग है। तो ये जो क्वेश्चन है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्य तटस्थता नहीं था। वो विश्व के मामलों में सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करता था जिससे कि विश्व में शांति बनी रहे और जो सही पक्ष होता था उसका साथ देने का प्रयास करता था। अगला है वैश्विक आर्थिक असमानता की समाप्ति पर ध्यान केंद्रित करना, ये भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्य था। नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर के जरिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने आर्थिक असमानताओं को समाप्त करने की मांग की। तो प्रश्न नंबर 2 में आप किस पर टिक करेंगे, गा पर, कि यह गुटनिरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्य नहीं था। अगला क्वेश्चन है, नीचे महाशक्तियों द्वारा बनाए गए सैन्य संगठनों की विशेषता बताने वाले कुछ कथन दिए गए हैं, प्रत्येक पे सही या गलत का चिन्ह लगाएं। तो इसमें का, खा, गा, घा चारों में से आपको पढ़ना है और बताना है इसमें से कौन सा सही और कौन सा गलत है। ठीक है। पहला, गठबंधन के सदस्य देशों को अपने भूक्षेत्रों में महाशक्तियों के सैन्य अड्डे के लिए स्थान देना जरूरी था, सही है। जो इसीलिए महाशक्तियाँ उन्हें अपने गुट में शामिल ही करती थी कि उनकी ज़मीन से उनके देश की ज़मीन से अपने सैनिक अड्डे संचालित कर सकें। खा था, सदस्य देशों को विचारधारा और रणनीति दोनों स्तरों पर महाशक्ति का समर्थन करना था, ये भी सही है। तीसरा, जब कोई राष्ट्र किसी एक सदस्य देश पर आक्रमण करता था तो इसे सभी सदस्य देशों पर आक्रमण समझा जाता था, ये भी सही है, क्योंकि एक सबके लिए और सब एक के लिए ही इसकी नीति थी। ऑल फॉर वन एंड वन फॉर ऑल, इसे कहा जाता है कि अगर एक देश पर आक्रमण हुआ तो सारे देश उसका मिलके मुकाबला करेंगे, ये मानते हुए कि हम सब पर आक्रमण हुआ है, ये भी सही है। घा, महाशक्ति सभी सदस्य देशों को
अपने परमाणु हथियार विकसित करने में मदद करती थी। ये गलत है, क्योंकि परमाणु अप्रसार संधि जो 1967 में हुई, 1970 में लागू हुई, उसको याद करिए। तो उसके 1968 में, तो उसमें ये फाउंडेशन लगाई गई कि सिर्फ 1 जनवरी 1967 तक जिन्होंने परमाणु हथियार विकसित कर लिए वही परमाणु हथियार बना सकते हैं। तो महाशक्तियाँ अपने सहयोगी देशों को सारे सहयोगी देशों को परमाणु हथियार विकसित करने में मदद नहीं कर सकती थी और ना ही करती थी। परमाणु हथियार सिर्फ 5 देशों के पास मान्य रूप से विकसित थे। तो तीसरे क्वेश्चन में का, खा, गा तीनों सही है और घा इस पे आप गलत लगाएंगे, गलत का चिन्ह लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए कुछ देशों की सूची है, कौन सा किस गुट से जुड़ा था। ये आपको लिखाया भी जा चुका है कि पूंजीवादी गुट के 2 देशों के नाम, साम्यवादी गुट के 2 देशों के नाम, गुटनिरपेक्ष देशों के नाम। तो इसमें पोलैंड और उत्तरी कोरिया, पोलैंड और उत्तरी कोरिया ये साम्यवादी गुट का या सोवियत गुट का था। फ्रांस और जापान ये पूंजीवादी गुट के थे। और नाइजीरिया और श्रीलंका ये गुटनिरपेक्ष देश हैं। इसे आप कॉपी पर लिख के याद कर लीजिएगा। अगले पेज पर, पेज नंबर 16, अब इसमें यहाँ पर ये दिया है, शीत युद्ध से हथियारों की होड़ और हथियारों पर नियंत्रण, ये दोनों ही प्रक्रियाएं पैदा हुई, इनके कारण क्या थे। आपको हथियारों की होड़ और हथियारों पर नियंत्रण, शस्त्रीकरण और शस्त्र नियंत्रण दोनों ही लिखाया जा चुका है। आप पेज पलट के पेज नंबर 8 पर जब जाएंगे तो यहाँ पर ये लिखा है कि एक दूसरे के प्रति शंका और प्रतिद्वंदिता के कारण, अविश्वास और प्रतिस्पर्धा के कारण दोनों ही देशों ने भरपूर हथियार जमा करने का प्रयास किया। तो हथियारों की होड़ का कारण क्या था? एक दूसरे के प्रति शंका और प्रतिस्पर्धा। दोनों ही देश लगातार ये मजबूत बने रहना चाहते थे और बड़े युद्ध से बचने के लिए, कि शीत युद्ध में युद्ध ना होने पाए, इसके लिए ज़रूरी माना गया कि हथियारों का होड़ जारी रहे। अगर कोई भी पक्ष सैनिक रूप से कमज़ोर पड़ जाएगा तो तुरंत ही दूसरा पक्ष उससे मजबूत हो जाएगा और वो उसको युद्ध के द्वारा हरा सकता था। इसलिए शस्त्रीकरण बहुत बड़े पैमाने पर हुआ। लेकिन वहीं पर अगले पैराग्राफ में देखिए कि निरस्त्रीकरण भी प्रारंभ हुआ। उसके पीछे क्या आशंका थी? खासकर क्यूबा संकट के बाद लगा कि यदि कहीं गलत अनुमान से, क्योंकि दोनों ही देश जो है वो शस्त्रों को रेडी अवस्था में रखते थे कि बस ऑर्डर मिले और छोड़ दें, तो अगर ऐसी स्थिति में कहीं कोई गलत ऑर्डर मिल गया या गलत अनुमान से किसी ने परमाणु हथियार दूसरे देश पर छोड़ दिया और परमाणु युद्ध छिड़ ही गया तो भयंकर विनाश हो सकता है। इसलिए दूसरी तरफ हथियारों को नियंत्रित करने के प्रयास भी शुरू किया गया, जिसे अस्त्र नियंत्रण किया गया। उसी के दौरान ये जो प्रमुख संधियां हैं परमाणु और पारंपरिक हथियारों से परिसीमन संबंधी, रोक संबंधी, वो की गई। तो इसी को आप लोग इस उत्तर में लिखेंगे। फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। शीत युद्ध से हथियारों की होड़ और नियंत्रण दोनों ही प्रक्रियाएं पैदा हुई। शीत युद्ध में बराबरी पे बने रहने के लिए हथियारों की होड़ एक तरफ हुई, लेकिन दूसरी तरफ इस शंका से, इस सावधानी से कि कहीं गलत अनुमान या गलत आदेश, उत्तेजना के कारण कहीं अगर एक पक्ष ने भी हमला कर दिया तो तुरंत ही युद्ध छिड़ जाएगा और वो भयंकर विनाश में परिणत होगा। इसलिए हथियारों के रोक लगाने, नियंत्रण करने का विचार भी हुआ। ठीक है, तो आप ये एक पैराग्राफ में पहले ये बताएंगे कि हथियारों की होड़ क्यों हुई। दूसरे पैराग्राफ में आप बताएंगे कि क्यों नियंत्रण का
विचार उपजा, और फिर ये भी बताएंगे कि कौन सी प्रमुख संधियाँ संक्षेप में। उसके बाद अगला क्वेश्चन, महाशक्तियाँ छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन क्यों रखती थी, कारण बताइए। ये आपको लिखाया जा चुका है कि सैनिक अड्डों की तलाश में छोटे देशों के यहाँ जो रॉ मटेरियल, उनके प्राकृतिक संसाधन हैं, तेल खनिज, उन पे कब्जा बनाए रखने के लिए, अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए, और अपना आर्थिक खर्च कम करने के लिए भी महाशक्तियाँ छोटे देशों के साथ गठबंधन बनाती थीं। अगला क्वेश्चन है, ये विचारधारा वाला फिलहाल आप छोड़ सकते हैं। अगला है, शीत युद्ध के दौरान भारत की अमेरिका और सोवियत संघ के प्रति क्या विदेश नीति थी। इस नीति ने भारत के हितों को आगे बढ़ाया, तो इसमें आप यही लिखेंगे कि शीत युद्ध के दौरान भारत की अमेरिका और सोवियत संघ के प्रति गुटनिरपेक्षता की नीति थी, वो किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ। सक्रिय रूप से तनाव क्षेत्र को कम करने का प्रयास भारत के द्वारा किया गया। भारत स्वयं भी शामिल नहीं हुआ, और पूरे विश्व के देशों के प्रति उसका ये एक प्रयास रहा कि ज़्यादा से ज़्यादा देश जो है वो गुटनिरपेक्ष रहें और महाशक्तियों के गुटों में शामिल ना हो। ये क्वेश्चन का एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट, भारत के हितों को आगे बढ़ाया, तो गुटनिरपेक्ष ने भारत के हितों को, ये आपको लिखाया जा चुका है। पेज नंबर 12 पर यहाँ पर ये दिया है, भारत और शीत युद्ध। भारत ने दो स्तरों पर अपनी भूमिका निभाई, खेमेबंदी से अलग रहा और बाकियों को भी जाने से रोका। ठीक है, उसके बाद किस तरह से भारत का हित साधन किया, ये यहाँ पर लिखा है। पहली बात कि अंतर्राष्ट्रीय फैसले ऐसे ले सका जो उसके अपने हितों के अनुसार हों, और दूसरा अनुचित दबाव से बचा रह सका। ये आपको शॉर्ट में पहले भी लिखाया जा चुका है, जिसे आप इस उत्तर में लिखेंगे। नवा क्वेश्चन है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन को तीसरी दुनिया के देशों ने तीसरे विकल्प के रूप में समझा। जब शीत युद्ध अपने शिखर पर था, इस विकल्प ने तीसरी दुनिया के देशों के विकास में कैसे मदद पहुंचाई। तीसरा विकल्प आपको समझाया जा चुका है कि तीसरी दुनिया क्या थी। जो नए स्वतंत्र देश थे, सबकी एक जैसी समस्या थी, अल्प विकास, गरीबी, निरक्षरता। तो यहाँ पर आप सबसे पहले लिखेंगे कि जो नए स्वतंत्र देश थे, उनके पास ये रास्ता था, विकल्प था कि वो अमेरिकी गुट में शामिल हो जाएं, जो उनका पहला विकल्प था, सोवियत गुट में शामिल हो जाएं, दूसरा विकल्प, या फिर किसी भी गुट में शामिल ना हो, गुटनिरपेक्ष बने रहें। तो ये उनका थर्ड ऑप्शन था, तीसरा विकल्प। तो ये आपका आ जाता है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने इन देशों को, न्यूली बॉर्न कंट्रीज़, न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ को इंडिपेंडेंट रहने का तीसरा विकल्प दिया। विकास में मदद कैसे पहुंचाई, संक्षेप में लिख सकते हैं। सबसे पहला मदद क्या पहुंचाई गुटनिरपेक्षता ने, कि इन देशों को अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार निर्णय लेने में सक्षम बनाया। अगर किसी गुट से जुड़ जाते तो उस गुट के अकॉर्डिंग निर्णय लेते, तब उनका स्वतंत्र निर्णय का विकल्प बाधित होता। तो गुटनिरपेक्ष बने रहने से अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार फैसले ले सके। दूसरी चीज़, किसी भी महाशक्ति के अनुचित दबाव में ना आते हुए दोनों ही महाशक्तियों से सहयोग का विकल्प उनके पास बना रहा। तीसरी चीज़, नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के माध्यम से, इसकी मांग के माध्यम से, जो अल्प विकसित देश हैं, जो इन गरीबी, निरक्षरता, प्रौद्योगिकी और पूंजी का सहयोग, कच्चे माल का वाजिब दाम, यह सब जो चीज़ें थी, इन सब मांगों को तीसरी दुनिया के देश विश्व के सामने रख सके और विश्व के लोकतांत्रिकरण की मांग गुटनिरपेक्षता के माध्यम से कर सके। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, गुटनिरपेक्ष आंदोलन अब अप्रासंगिक हो गया है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं।
बिल्कुल अप्रासंगिक नहीं हुआ है, आज भी रेलिवेंट है, प्रासंगिक है। आप यही लिखेंगे कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन यहाँ पर इसके आंसर दिए हैं, आपको लिखाया भी जा चुका है। पेज नंबर 13 पर यहाँ पर लिखा है लास्ट पैराग्राफ, गुटनिरपेक्षता की नीति शीत युद्ध के संदर्भ में पनपी थी। ठीक है, शीत युद्ध का अंत और सोवियत संघ के विघटन के बाद जो मूल भावना थी उसमें थोड़ी कमी अवश्य आई है, लेकिन जो गुटनिरपेक्षता के आधारभूत मूल्य और विचार हैं वो आज भी प्रासंगिक हैं। ठीक है, तो इस तरह से लिखते हुए कि गुटनिरपेक्षता के जो आधारभूत मूल्य और विचार हैं वो आज भी प्रासंगिक हैं। पहला, आपको लिखाया भी जा चुका है। पहला, ये एकता का प्रतीक है नए स्वतंत्र देशों का। फिर ये महाशक्तियों के अनुचित दबाव को नकारते हुए स्वतंत्र विदेश नीति पर जोर डालते हैं। और तीसरी चीज़, अंतर्राष्ट्रीय विश्व व्यवस्था को लोकतंत्रीकरण के समर्थक हैं कि सिर्फ देश में लोकतंत्र नहीं बल्कि पूरी वैश्विक व्यवस्था में लोकतंत्र को अपनाया जाए। और इस मूल भावना के कारण गुटनिरपेक्ष आंदोलन आज भी प्रासंगिक है। तो ये आप लोगों की प्रश्नावली हो गई। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। बच्चे इसे कॉपी में करके स्वयं से लिख के दिखाएंगे। अगली कक्षा में आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है, दो ध्रुवीयता का अंत, उसे हम